पानी में गायब हो जाए तो सॉल्यूशन, दूध में कुछ अजीब सा दिखाई दे तो कोलॉइड, और अगर मिट्टी पानी में सेटल हो जाए तो सस्पेंशन। केमिस्ट्री का असली मसाला तो यही है। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके आज हम टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस करेंगे, तो सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सिलेक्ट द मार्कर। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। होमोजेनस मिक्सचर मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बताया था कि होमोजेनस मिक्सचर मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे अगर मैं पानी में शक्कर को डिसॉल्व करती हूँ तो मुझे शक्कर पानी में अलग भी दिखाई देगी, मुझे ऐसा लगेगा कि शक्कर तो डिसअपियर हो गई, मैं शक्कर को ढूंढ ही नहीं पाऊंगी पानी में, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन एक समान देखने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं कि हमें उनकी कोई विजिबल बाउंड्रीज नजर ना आए, उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन होते हैं द पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैंने अभी इतने बार बता दिया, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। जैसे अगर मैं पानी में नमक घुलती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं कि नमक अलग दिख रहा है पानी अलग दिख रहा है, तो दोनों जो होते हैं कंपोनेंट्स वो एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे तो एक ही है, ठीक है, एक में ही समा गए, कुछ अलग अलग दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। चलो, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को अपन ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, और ये तो चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले मैं मार्कर थोड़ा और डार्क कर लेती हूँ। तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम डिसॉल्विंग फेज बोलते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो दूसरे सब्सटेंसेस को अपने में घोल रहा हो, डिसॉल्व कर रहा हो, उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। इसलिए अपन इसको डिसॉल्विंग फेज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरे सब्सटेंसेस को अपने में समा रहा है, ठीक है, डिसॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट, सॉल्यूट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है, और वो डिसॉल्विंग फेज में मतलब सॉल्वेंट में घुल रहा हो। तो जो सब्सटेंस घुला रहा है और जो लार्ज अमाउंट में, उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, और जो सब्सटेंस घुल रहा है और कम अमाउंट में है, उसको बोला जाता है सॉल्यूट। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अपन ने कुछ एग्जाम्पल लगा रखे हैं। तो पहले शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, पानी और शुगर का सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, पानी उसमें ज्यादा क्वांटिटी में होता है या शुगर, पानी, तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट, जो दूसरों को घुला ले वो सॉल्वेंट, ठीक है। और शुगर क्या हो जाए, सॉल्यूट हो जाएगी क्योंकि कम क्वांटिटी में और वो घुल रही है, ठीक है। फिर टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन किसको बोलते हैं, जब अल्कोहल में आयोडीन घुली होती है, उसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन। तो अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होता है, वो क्या है, सॉल्वेंट, और जो आयोडीन है वो क्या होता है, सॉल्यूट, क्योंकि वो कम अमाउंट में होता है ना। सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है भैया, पानी होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, होती कि नहीं, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें कम अमाउंट में होती है, ठीक है। अगर ज्यादा होती तो भाई फिर वो तो वजन कुछ फील ही नहीं होता अपने को सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल का, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, सॉल्यूट। नेक्स्ट, एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में एलॉयज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि होता क्या है ना। उस वक्त तो हमने सिर्फ एग्जांपल्स में पढ़ा था एलॉयज। तो एलॉयज एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। मैम होमोजेनस मिक्सचर मतलब तो हम समझ गए कि जिसमें कंपोनेंट्स आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, कि हमें लगे ही ना कि दो कंपोनेंट्स या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिक्स हुए हैं, वो पूरा सॉल्यूशन हमें एक जैसा ही दिख रहा है। लेकिन मैम जो एलॉय होता है वो किसका होमोजेनस मिक्सचर होता है, तो वो होता है या तो दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या तो मेटल का और नॉन मेटल का, ठीक है। मतलब या तो दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि हमें पूरा एक ही दिखे वो मिक्सचर, ठीक है, या तो मेटल और नॉन मेटल आपस में पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हमें वो पूरा यूनिफॉर्म दिखाई दे, है ना। जैसे स्टील इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, चलो स्टेनलेस स्टील ले लेते हैं, है ना। अब अगर
लोहे की कढ़ाई होती है या फिर लोहे के जो बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है, एक टाइम बाद तो जंग लगी जाएगी अगर वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो। लेकिन होता क्या है कि हम उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उस यूटेंसिल की लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चीजें मिक्स करते हैं। जैसे आयरन में अगर मैं क्रोमियम और निकल ये दोनों को मिक्स कर दूंगी, इन दोनों मेटल्स को अगर मैं मिक्स कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील। अब इस पे जंग लगेगी क्या, नहीं लगेगी, है ना। तो यूटेंसिल की लाइफ को बढ़ाने के लिए मैंने एलॉय बनाया, तो एलॉय बनाने का पर्पस समझ में आया, ठीक है। वैसे ही मैंने आयरन और कार्बन को मिक्स किया, आयरन अकेला होता तो जंग लग जाती, लेकिन कार्बन मिक्स कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि अब वो आयरन रस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब स्टील बन गई है, स्टील अब वो रस्ट नहीं हो पाएगी, ओके। कॉपर और टिन, कॉपर और टिन को जब मिक्स करते हैं तो बनता है ब्रोंज, और कॉपर और जिंक को मिक्स करते हैं तो बनता है ब्रास। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको तो अच्छे से याद रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, मैम हम कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूशन है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो बताओ। तो देखो सबसे पहला सॉल्यूशन होमोजेनस होता है, होमोजेनस तो मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, बार बार रिपीट करने का तो क्या ही मतलब है, ठीक है। चलो, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, एनएम मतलब होता है नैनोमीटर, है ना। और नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁹ इसको बोलते हैं नैनो, है ना। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे ये मैंने पार्टिकल बनाया और ये डायामीटर होता है, डायामीटर तो पता है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो इसका जो डायामीटर होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, वो 10⁻⁹ नैनोमीटर से भी छोटा होता है ना। मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए तो अपने को ये माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ना ही हम इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ना ही हम इन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब उससे पहले ना मुझे जो मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझानी पड़ेगी, इसके लिए अपन थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, एक जैसे कलर हो गया है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटर का मतलब क्या होता है, बिखर जाना। जैसे मैंने ये ग्लास रखा और इसमें मड वाटर है ना, मड है, और उससे पहले मैं समझाती हूँ, जब मैंने ग्लास में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है, ग्लास में मैंने जब कुछ नहीं रखा, अब यहां से ना रेज आ रही है, सन की रेज आ रही है मान लेते हैं, और ये करेंगी, इनको रोकने वाला, इनको ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला कुछ भी नहीं है इन रेज को। तो ये जो रेज होंगी वो ऐसे सीधे सीधे आएंगी आएंगी आएंगे और सीधे सीधे चले जाएंगी स्ट्रेट पाथ में, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है, ठीक है। लेकिन मान लो कि इसमें सैंड के पार्टिकल्स है, ठीक है, इसमें ना सैंड के पार्टिकल्स। अब सैंड के पार्टिकल्स तो बड़े होते हैं, ये पानी है, पानी में सैंड के पार्टिकल्स हैं। अभी जो लाइट आएगी ना बेटा, उनको ना दिक्कत हो जाएगी सीधे जाने में, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तुम सीधे सीधे जा रहे हो, तुम्हारे सामने एकदम मोटा मलंगा कोई इंसान खड़ा है, तो तुम्हें ऑब्स्ट्रक्शन तुम फेस करोगे कि नहीं करोगे, हिंड्रेंस होगा, ठीक है। तुम्हारा पाथ डिविएट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेटे जो लाइट है ना, जैसे ही ये सैंड के पार्टिकल्स हैं इससे वो टकराएगी, तो ऐसे करके वो उसका पाथ डिविएट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वो किसी और डायरेक्शन में फैल जाएगी। इसी को अपन बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। अब बेटा सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे से होते हैं, इतने नन्हे मुन्ने से होते हैं कि बेचारे स्कैटरिंग कर ही नहीं पाते। लाइट आती है और वो देखती है, देखो तो मैं ऐसे गिरा दूंगी, ठीक है, और लाइट सीधे सीधे चले जाती है। अब तुम्हारे सामने तुमसे भी बहुत दुबला पतला कोई इंसान आएगा, तुम तो ऐसे से करके सीधे सीधे करके उसको ही साइड हटा के सीधे निकल लोगे, बट लाइट भी वही करती है, ठीक है। चलो, ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो पाती है ना। पास थ्रू अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब क्या है, पहले एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि तुम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम्हारी मैनेजर पोस्ट है, ठीक है। अब एक चीज तो ये हो गई कि तुम कुछ सालों तक उस मैनेजर पोस्ट पर ही स्टेबल हो, ठीक है, और एक चीज ये हो गई कि तुम्हें मैनेजर से किसी ने पियून बना दिया। तो स्टेबल किसको बोलेंगे, फर्स्ट वाले सिनेरियो में तुम स्टेबल रहोगे ना, फर्स्ट वाले केस में। क्यों, क्योंकि तुम्हारा अगर प्रमोशन नहीं हो रहा, तुम्हारा डिमोशन भी नहीं हो रहा है ना, तुम अपनी एक ही पोस्ट पर हो, स्टेबल हो कई सालों से, ठीक है। तो उसी तरीके से सॉल्यूशन स्टेबल होता है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो नीचे नहीं गिरते, नीचे सेटल डाउन नहीं होते, सॉल्यूशन में ही उसी पोजीशन में रहते हैं, सॉल्यूशन में ही रहते हैं। आया समझ में, चलो
द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब इसके पार्टिकल्स बेटे इतने छोटे होते हैं ना कि अपन फिल्ट्रेशन से भी उसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पाएंगे। उसके जो पार्टिकल्स होंगे फिल्टर पेपर को भी पास करके निकल जाएंगे, है ना। फिल्टर पेपर कैसा होता है भैया, ऐसे सर्क्यूलर होता है एकदम, और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। फिल्टर पेपर में बहुत सारे पोर्स होते हैं, गूगल कर सकते हो उसको, ठीक है, मैंने थोड़ा बना भी दिया है। नेक्स्ट, चलो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको देख लो। अपने पास ये गोल सा फिल्टर पेपर है ना, स्फेरिकल शेप का अपने फिल्टर पेपर लिया, फिर उसको अपन ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर दोबारा फोल्ड करते हैं, फिर ऐसा कोन बनाते हैं, कोन जैसा। फिर फनल होता है, फनल के शेप का ये अपन इसको बनाते हैं, इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि फनल का शेप ले ले, है ना, कोन शेप। फिर अपन इसको फनल में पुट कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो भी सॉल्यूशन अपने को ऐसा चाहिए कि अपने को इसके पार्टिकल्स को सेपरेट करना है ना, इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, उस सॉल्यूशन को अपन इसमें डाल देते हैं। अब होगा क्या बेटा कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर को भी पास करते नीचे आ जाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं फिल्टर पेपर में, बस वो गीला ही हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई पार्टिकल तो जमा हो ही नहीं पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन। अच्छा, ये यहाँ आना चाहिए, लाइन इधर आनी चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है भैया, एक अमाउंट होता है। कंसंट्रेशन बोलेंगे किसको, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, तो कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है ना, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तुमने 7th क्लास में पढ़ा होगा कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें जो HCl मतलब जो एसिड है, HCl तो एग्जांपल है उसका। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एसिड ज्यादा हो और पानी, मतलब पानी और एसिड ज्यादा हो, मतलब पानी कम हो एसिड ज्यादा हो, ठीक है। और डाइल्यूटेड क्या होता है, जिसमें पानी ज्यादा हो एसिड कम हो, ठीक है। तो कंसंट्रेट मतलब होता है गाढ़ा। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। सो जो अमाउंट होती है ना, वो मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। अमाउंट कैन बी मास और वॉल्यूम। जरूरी नहीं कि अमाउंट है तो हम हमेशा वेट लेंगे, मास लेंगे, नहीं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, लिक्विड भी तो हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, उससे पहले 3 फॉर्मूले और देख लो, ठीक है। उस क्वेश्चन में इन 3 का तो काम नहीं है, मतलब 2 का काम नहीं है, इस वाले का ही काम है, बट स्टिल मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मतलब उसकी कंसंट्रेशन पता करने के लिए 3 टेक्निक्स होती है, 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना। पहला फॉर्मूला होता है कि आप लिख लो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज है तो इंटू 100 तो लगाओगे ही लगाओगे। दूसरा तरीका होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम मतलब, बाय का मतलब तो भैया डिवाइड का साइन लगा दो, मास बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो पहला क्या था, मास बाय मास मतलब ऊपर सॉल्यूट का मास नीचे सॉल्यूशन का मास। दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर सॉल्यूट का मास नीचे सॉल्यूट की वॉल्यूम, ठीक है। और एक तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अपन इसका एक क्वेश्चन लगाएंगे, चलो। एक सॉल्यूशन है, ज्यादा डार्क हो गया, थोड़ा और कम कर लेते हैं, चलो। तो एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम का कॉमन सॉल्ट है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो सबसे पहले देखो दिया क्या पूछा क्या, दिया क्या पूछा क्या, ठीक है। तो सबसे अपन लिख लेते गिवन, मतलब दिया क्या है। तो दिया क्या है भैया, अपने को सॉल्यूट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट की जगह मास लिख दूं क्योंकि मेरे को ग्राम्स में दिया है, तो मैं डायरेक्ट मास ही क्यों ना लिख दूं, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भैया, 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 320 ग्राम के पानी में 40 ग्राम का सॉल्ट मिक्स है, ठीक है। 320 ग्राम के पानी में 40 ग्राम सॉल्यूट, 40 ग्राम सॉल्ट अपन ने मिक्स कर दिया है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर तो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 320 ग्राम।
लेकिन मैम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, दोनों मास है मतलब मास बाय मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया अपने को 40 ग्राम्स, तो मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया 40। मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मैम यहाँ तो सॉल्वेंट का मास दिया, सॉल्यूशन कैसे, है ना, सॉल्यूशन का अपन मास कैसे लाएंगे, तो सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। इन दोनों के मास को ऐड कर दो, तो कितना आ गया भैया, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम आ गया। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 360 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 9 जा, अब 100 बाय 9, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा डिवाइड करने पर 11.1%। तो कंसंट्रेशन कितनी आई भैया सॉल्यूशन की, 11.1%। ठीक है, इसका मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, मतलब पानी ज्यादा है सॉल्यूट कम है, तभी इतनी कम आई है। 50% से ज्यादा आती तो समझ जाना कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है काफी। चलो, यहाँ इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन मैंने यहाँ पेस्ट भी करके रखा है, तो ये भी देख लेना। नेक्स्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कैसे समझ में आएगा, उसके लिए अपन डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जब अपन बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि मैम मेरा तो माइंड अब सैचुरेट हो चुका है। तो सैचुरेट मतलब क्या होता है कि मैम मेरी तो लिमिट आ चुकी है, अब मैं और नहीं पढ़ सकता, है ना, मेरी अब लिमिट आ चुकी है कि मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा, खत्म हो गई मेरी लिमिट। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, आपका एक लिमिट पॉइंट आना। ठीक है, अब मेरे पास ना पानी है और पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व करते जा रही हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सॉल्यूट उसमें और डिसॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब पानी में सॉल्ट और डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, पानी बोल देगा कि भैया बस, है ना, तू मेरी सारी जगह ले चुका है, मेरी सारी स्पेसेस वगैरह सब तू ले चुका है, अब मैं तेरे को और नहीं रख पाऊंगा अपने अंदर। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम और सॉल्ट डालोगे ना तो नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगा, है ना, लेकिन सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं आएगा, सॉल्यूट आएगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट मिक्स नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर। ये याद रखना, एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ना सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है, अभी नॉर्मल पानी उसमें तुम नमक मिक्स करो, हाँ, जैसे ही उसका एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, अब तुम्हें लगेगा कि मैं और डिसॉल्व करूंगी अगर नमक, तो और नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसकी लिमिट अब खत्म हो चुकी है पानी की नमक को डिसॉल्व करने की। लेकिन तुम उस बर्तन को बेटा गैस स्टोव पर रखना, उसको हीट प्रोवाइड करना और फिर उस 1 चम्मच नमक को फिर से डालना, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इधर मेंशन किया एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है ना, ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो और ज्यादा सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व ना कर पाए एट अ फिक्स टेम्परेचर, इस तरीके के सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड मतलब अभी तक मैम अभी तो और पढ़ाओ, अभी हमारी वो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया, अभी हमारी लिमिट खत्म नहीं हुई पढ़ने की, ठीक है, और पढ़ाओ। तो वो हो गया अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होता है उसके पास अभी जगह है ना, उसके पास अभी स्पेस है, कैपेसिटी है कि वो और सॉल्यूट को अपने अंदर समा ले और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाए। इस तरीके के सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन याद रखना एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, so an unsaturated solution is a solution that can dissolve more solute at a given temperature. ठीक है, the solvent has not reached its maximum capacity to dissolve the solute. solvent की बेटा जैसे पानी में नमक घोल रही हो, तो अभी पानी की इतनी लिमिट नहीं आई है कि वो सॉल्यूट को और घुला ना पाए अपने अंदर। इस तरीके के सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन आता है, सॉल्युबिलिटी है क्या।
टेम्परेचर है, अमाउंट है, क्या है? तो सॉल्युबिलिटी बेटा एक अमाउंट है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब ये भी उन दोनों से ही मिलता जुलता है, सैचुरेटेड से मिलता जुलता है, तो ये चीज मैं तुमको समझा रही हूँ। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं। एक डेफिनेट टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उस सॉल्वेंट में, ठीक है। डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मिक्स होना एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। एक और बार रिपीट कर रही हूं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कि अपन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आई होप अब तो इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक टेम्परेचर याद रखना, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए स्पेसिफिक टेम्परेचर जरूर लिखना है। इफ मोर सॉल्यूट इज एडेड, अब अगर तुम उसकी सैचुरेशन लिमिट से बेटा ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व करोगे, ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे, तो होगा क्या कि वो सॉल्यूट जो होगा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। इट विल नॉट डिसॉल्व एंड विल सेटल डाउन। अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ये मैंने बता ही दिया। फिर पढ़ते सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, जिस तरीके से बेटा सॉल्यूशन होमोजेनस होता है उसी तरीके से जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजेनस होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स है वो इवनली सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, ठीक है। तुम्हें बाउंड्रीज अलग दिख रही है, क्लियर बाउंड्रीज दिख रही है, तुम्हें सैंड अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है ना। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हुए। अब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है मैम वो डिसॉल्व नहीं हुए तो उनका क्या हुआ, सॉल्यूट पार्टिकल्स बल्क, जो मीडियम का बल्क है, मतलब जो पूरा मीडियम है उसमें पड़े रह गए, सस्पेंडेड रह गए, ठीक है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इन केस ऑफ सस्पेंशन वो पड़े रहते हैं सॉल्यूशन में। सस्पेंड का मतलब पड़े रहना ही होता है। मिक्सचर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल पानी में चौक का मिक्सचर डालो, ठीक है, तुम उसको अगर थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो बेटा चौक पाउडर नीचे बैठ जाएगा, है ना। सैंड इन वाटर, ये तो मैंने कितनी बार बता दिया। स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी, चिमनी से जो स्मोक निकलता है, ठीक है, उसमें भी तुम देखोगे कि तुम्हें अलग बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स दिख जाएंगे, तो वो क्या है भैया, सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब अपन सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बता ही दिया मैंने कितनी बार। इसके पार्टिकल्स बेटा इतने बड़े तो होते हैं कि तुम इन्हें नेकेड आई से देख पाओ। नेकेड आई मतलब तुमने कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाया, उसको बोलते हैं नेकेड आई, है ना। अपनी ओरिजिनल आंखों से देख रहे हो, माइक्रोस्कोप की आंखों से नहीं देख रहे हो। इट्स पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब बेटा इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। ये लाइट आई, इनसे टकरा गई, बेचारी फैल गई, है ना, उसने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली, तो यहाँ स्कैटरिंग हो पाती है। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो भी अपने को अभी डिटेल में पढ़ना है। इट इज अनस्टेबल। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो अनस्टेबल होते हैं, क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन में रह ही नहीं पा रहे हैं, वो नीचे गिर जा रहे हैं, ठीक है, नीचे गिर जा रहे हैं मतलब नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। अगर तुम फिल्टर पेपर के थ्रू मड वाटर को जैसे पास कर रहे हो तो तुम्हें मड अलग कलेक्ट होती हुई दिख जाएगी फिल्टर पेपर पर, और पानी नीचे बीकर में पोर डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट, कोलोइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन भी हो गया, लास्ट अपना बचा है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जो एक्चुअली हाइड्रोजनस होता है, लेकिन तुम्हें दिखने में पता है कैसा लगेगा, होमोजेनस, ठीक है। इट इज हाइड्रोजनस बट अपीयर्स टू बी होमोजेनस। जैसे अगर तुम दूध देखोगे, दूध अगर तुम ऐसे नॉर्मली देखोगे ना तुम्हें लगेगा कि तो होमोजेनस है, दूध तो पूरा इवन दिख रहा है, मुझे यूनिफॉर्म दिख रहा है। लेकिन उसको लाइट में देखना, उसमें पानी मिक्स करना, उसको लाइट में देखना, तो तुम्हें उसके कंपोनेंट्स थोड़े से अलग अलग दिखेंगे। तुम्हें फैट के मॉलिक्यूल, तुम देखना फैट तुम्हें थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा ऐसे ऐसे फॉर्म में, ठीक है। देखो
पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स होते हैं हमें, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हमें दिखने में ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को अगर तुम लाइट की प्रेजेंस में देखोगे और उसमें पानी मिक्स करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, पानी तुम्हें थोड़ा सा अलग दिखेगा मिल्क से, ठीक है। शेविंग क्रीम हो गया, चीज हो गया, एक्सेट्रा। कोलोइडल सॉल्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड कोलोइडल सोल्स। कोलोइडल सॉल्यूशन को अपन कोलोइडल सोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का शॉर्ट बना दिया उसने सोल्स। अब मैम एक डाउट तो रह गया कि ये हेट्रोजेनस कैसे है। अपन ऐसा बोलते तो हैं कि अपीयर टू बी होमोजेनस, मतलब दिखने में ये लगता है अपने को कोलोइड कि ये होमोजेनस है, लेकिन एक्चुअली हेट्रोजेनस क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, ठीक है। ये लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलोइड। कोलोइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो पहली प्रॉपर्टी होती है कोलोइड हेट्रोजेनस होता है, भले अपीयर वो जो भी हो रहा हो, लेकिन क्या है भैया, है तो हेट्रोजेनस ही। जैसे तुम पैसों का बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है, लेकिन तुम शो ऑफ कर रहे हो, वो बाहर से दिख रहा है ना, वो अपीयर हो रहा है बस, लेकिन तुम एक्चुअल में क्या हो? कंगाल हो ना। वैसे ही, ऐसे ही समझ लो। साइज ऑफ पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि तुम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो इतने छोटे होते हैं कि तुम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन ये कहीं बीच में आता है, ये सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में आता है। कोलॉइड्स आर बिग इनफ, ये इतने बड़े तो होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर पाए। द कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल, ये थोड़े स्टेबल होते हैं, है ना। इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन में होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। वही चीज मैंने बताई कि अगर तुम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, है ना, मिल्क को तुमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया किचन में, तो ऐसा नहीं बेटा कि तुम्हें उसके जितने प्रोटीन्स हैं, फैट्स से तुम्हें नीचे जमते हुए दिखाई दे जाएंगे, ऐसा नहीं। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसके जो पार्टिकल्स है ना, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन जो फिल्टर पेपर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली मेथड से ही हो सकता है ऐसा, ठीक है। नॉर्मल फिल्टर पेपर से इसके पार्टिकल्स पास नहीं होते। जो बहुत छोटे ऐसा फिल्टर पेपर आता है ना जिसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं जिसको, उससे ये अलग हो सकते हैं। दे गेट सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन से भी सेपरेट हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि अपन बहुत स्पीड पर रोटेट करते हैं। आई थिंक कुछ 15 RPM स्पीड होती है, इसको गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि एकदम रोटेट करते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं जिसमें अपन ने वो सॉल्यूशन या मिक्सचर रखा हुआ है, फिर अपन उसको बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं। रोटेट करते हैं, जो भारी चीज होती है वो नीचे आ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, और जो हल्की हल्की होती है, लाइट होती है, वो ऊपर हो जाती है। टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं? तो टिंडल इफेक्ट तो भैया तुम रोज देखते होगे, तुम्हारी जो खिड़की है वहां से आ रही है सन रेज, है ना, और वो तुम एकदम प्यारी प्यारी स्कैटर्ड नजर आ रही है, और उसमें तुम्हें छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट मतलब क्या होता है कि लाइट का कोलोइडल पार्टिकल्स से स्कैटर हो जाना। जो डस्ट पार्टिकल्स है उससे लाइट क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है। लेकिन बेटा एक बात यहाँ पर है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल्स से जरूरी तो नहीं है। तो टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलोइड्स में ही जरूरी नहीं है कि अपने को वही दिखे, टिंडल इफेक्ट अपने को सस्पेंशन में भी दिखता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट अपने को कहाँ दिखता है? सस्पेंशन में भी दिखता है। ये साइंटिस्ट थे जिनका कुछ नाम था, सरनेम था आई थिंक टिंडल, तो उससे उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो इसको ना मैं डायग्राम से भी बता देती हूँ एक बार। ये पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे से, ठीक है। लाइट आई और डाइवर्ट हो गई, स्कैटर हो गई। एक और डायग्राम बता देती हूँ। ये विंडो है, विंडो से आ रही है रेज, और यहाँ पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स तो ऑलरेडी थे ही अपने एटमोस्फेयर में। यहाँ से सनरेज आ रही है सुबह सुबह, और एकदम से स्कैटर हो गई इन डस्ट पार्टिकल्स से, जैसे वो टच हुई, कांटेक्ट में आई, ठीक है। इसलिए सुबह सुबह अपने को फैली फैली लाइट दिखती है, उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो उड़ रहे होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं कि लाइट का कोलोइडल पार्टिकल्स से स्कैटर हो जाना या सस्पेंशन से स्कैटर हो जाना। इट अकर्स ओनली इन कोलोइडल सॉल्यूशंस, नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन। जो टिंडल इफेक्ट होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है,
ठीक है, सस्पेंशन में होता है, ओनली नहीं आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि टिंडल इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ कोलोइडल में नहीं होता है, सस्पेंशन में भी होता है ना। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतनों से हैं, है ना, कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पा रहे, लाइट उनको धक्का मार के आगे चलेगी। द पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट बट नॉट सेटल डाउन। अब जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन लाइट स्कैटर कर देते हैं। The effect can be seen when a beam of light passes through a forest। जैसे फॉरेस्ट में तुमने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा ना, मोगली वगैरह इन सब में भी देखा होगा कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जब रेस पड़ती है तो एकदम कैसा लगता है जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो ना, ऐसी रेस पड़ती एकदम फैली फैली सी, उसमें डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं बहुत सारे, है ना। तो फॉरेस्ट में देखा होगा। मिस्ट हो गया, डस्टी रूम में देखा होगा, है ना, जैसे विंडोज हैं उधर डस्ट पार्टिकल्स से बहुत सारे ना, डस्टी रूम है तो विंडो से जैसे सनरेज आ रही है तो वो स्कैटर हो गई उन डस्ट पार्टिकल्स से, ठीक है। मिस्ट तुमने सुबह सुबह देखी होगी। दिस इज द रीजन वाई वी कैन सी द सनलाइट रेज इन अ डार्क रूम थ्रू अ विंडो। तो टिंडल इफेक्ट का ही नतीजा है बेटा कि हम डार्क रूम में सनलाइट रेज को देख पाते हैं विंडो के थ्रू, क्योंकि वो फैल रही है वहां पर लाइट, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट देख लो, ये फॉरेस्ट का एग्जांपल है, ये कहां है, फॉरेस्ट का एग्जांपल है। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। अब बेटा जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना, वो कैसा होता है, एक्चुअली सॉल्यूशन है, उन्होंने डायग्राम में लिख दिया कि सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो फर्स्ट वाला किसका एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का एग्जांपल है। दूसरा है वाटर और मिल्क को मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है और ये कोलोइडल सोल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन एग्जांपल देख लो भैया कॉलोइड्स के। तो उससे पहले ना तुमको ये टर्म्स में एक बार क्लियर कर देती हूँ कि डिस्पर्स्ड फेज किसको बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम किसको बोलते हैं। डिस्पर्सिंग मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट, इट्स लाइक डिसॉल्विंग फेज, बस नाम कुछ अलग दे दिया है इसको। जो तुम्हारा नाम नानी के घर कुछ अलग होता है ना, मौसी के घर कुछ अलग होगा, उसी तरीके से इसका भी नाम अपन ने कुछ अलग कर दिया है, ये एक्चुअली सॉल्वेंट ही होता है, और डिस्पर्स्ड फेज होता है सॉल्यूट, ठीक है। चलो अब बेटा अगर गैस में लिक्विड है तो उस टाइप के कॉलोइड को अपन बोलते हैं एरोसोल। जैसे तुमने क्लाउड्स देखे होंगे, तो क्लाउड्स क्या है, गैस है और उस गैस में लिक्विड है। वाटर साइकिल से क्या होता है, वेपर्स बनते हैं, इवेपोरेशन होता है, फिर वो जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं, है ना, कंडेंस होते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं। तो क्लाउड्स एक्चुअली क्या है, गैस है और गैस में लिक्विड फिल्ड है ना। इस तरीके के कॉलोइड को बोलते हैं एरोसोल। ये सारे कॉलोइड्स के एग्जांपल है और एनसीईआरटी बुक का मैंने चार्ट पेस्ट किया है। एग्जांपल फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गया, मिस्ट हो गया। फिर गैस है और अगर गैस में सॉलिड मिक्स है, गैस में सॉलिड मिक्स है, स्मोक निकल रही है। स्मोक क्या होती है भाई, ये गैस होती है, लेकिन उसमें तुम्हें डस्ट पार्टिकल्स दिख जाएंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, एरोसोल। इसको भी एरोसोल बोलते हैं। अगर लिक्विड में गैस मिक्स्ड है तो उसको अपन बोलते हैं फोम। जैसे शेविंग क्रीम थोड़ी सी पफी पफी सी भी लगती है, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि लिक्विड में गैस फिल्ड होती है ना। अगर लिक्विड में लिक्विड मिक्स है तो उसको बोलेंगे इमल्शन। क्या बोलते हैं, इमल्शन। ये क्वेश्चंस तो भैया आएंगे, है ना, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। लिक्विड में लिक्विड मिक्स है, जैसे मिल्क है ना, मिल्क और भी तो लिक्विड का कॉम्बिनेशन, मतलब मिल्क है, मिल्क मैंने पानी मिला दिया तो वो भी क्या हो गया, एमल्शन हो गया। फेस क्रीम हो गई, है ना, तो फेस क्रीम में और भी मतलब लिक्विड्स मिक्स होते हैं, थोड़े बहुत लिक्विड्स मिक्स होते हैं, एक फेस क्रीम बनती है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि पानी में बस केमिकल मिक्स कर दिया तो फेस क्रीम बन गई। लिक्विड में अगर सॉलिड मिक्स करोगे तो उसको बोलते हैं सोल। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर अभी समझा दूंगी तो फिर कोई डाउट नहीं आएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है ना, एक एंटासिड होती है। जब अपन बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं, अपना स्टमक ज्यादा एसिड रिलीज करने लग जाता है, जिस वजह से अपने को इंडाइजेशन हो जाता है ना। तो इतने सारे एसिड को, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए ना अपन लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रेजेंट होता है, जो कि ठीक है, वो होता है एक बेस। तो उससे क्या होता है ना कि एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर पाता है, बेस है ना। तुम 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड के इफेक्ट को बेस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, कैंसिल कर देता है उसके इफेक्ट को, ठीक है। तो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पानी होता है और पानी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है,
जो कि एक बेस है। तो जब तुम उसको ले लेते हो तो तुम्हें रिलीफ मिलती है फिर इंडाइजेशन से, ठीक है। 7th का भी बता दिया मैंने यहीं पर, है ना। तो पानी में तुमने क्या मिक्स किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉलिड है। तो पानी में सॉलिड का होना उसको बोलते हैं सोल, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मड, मड भी क्या है भैया, पानी है, और पानी में सॉइल के पार्टिकल्स है, मड हो गया। सॉलिड में अगर गैस मिक्स है तो उसको बोलते हैं फोम, जैसे इसका एग्जांपल ही फोम है ना। वो फोम आते होंगे ना, तुम ऐसे से करते हो, सोफे के भी फोम होते हैं। तो होता क्या है कि भाई ये सॉलिड होता है और उसमें गैस होती है। रबड़ हो गया, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज की बात कर रही थी मैं, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड में अगर लिक्विड मिक्स है तो उसको बोलते हैं जेल, जैसे जेली, चीज, है ना। नेक्स्ट, बटर, बटर भी हो गया। सॉलिड में अगर सॉलिड मिक्स है तो उसको बोलते हैं सॉलिड सोल, जैसे कलर्ड जैमस्टोन। कलर्ड जैमस्टोन मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के जैमस्टोन आपने एक बोल में रख दिए, तो सॉलिड में सॉलिड तो मिक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। मिल्की ग्लास की इमेज देखना, ये डेकोरेशन में यूज होता है मिल्की ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आएगा ही आएगा इनका डिफरेंस। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन में क्या फर्क है, तो जो भी हमने पढ़ा वो अपन बस यहाँ पे सम अप कर रहे हैं, ठीक है, इन तीनों का। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस होता है। कोलॉइड्स क्या होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं, बट अपीयर हमें दिखने में कैसा लगता है कि भैया होमोजेनस है। सस्पेंशन तो भैया हेट्रोजेनस ही होते हैं, ठीक है। इसके जो पार्टिकल का साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन के, वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलॉइड्स के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है, क्यों, ड्यू टू देयर स्मॉल पार्टिकल साइज। कोलॉइड जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स इतने बड़े तो होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पाए। और सस्पेंशन तो टिंडल इफेक्ट बिल्कुल शो करेगा ही करेगा, ठीक है। अब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे से होते हैं ना कि फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू भी वो सेपरेट नहीं हो पाते। कॉलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली मेथड यूज करनी पड़ती है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और सस्पेंशन ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से भी उसके पार्टिकल्स अपन सेपरेट कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन दिखने में कैसा लगता है, ट्रांसपेरेंट। कॉलॉइड्स जो होते हैं वो दिखने में ट्रांसपेरेंट भी लग सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट भी लग सकते हैं। जैसे सिरप होती है, तो सिरप अपने को कैसी दिखती है भैया, ट्रांसल्यूसेंट से दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट, सस्पेंशन। सस्पेंशन ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है और ओपेक भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, इसके एग्जांपल बताना कि कौन सा सस्पेंशन ट्रांसल्यूसेंट दिखता है, कौन सा ओपेक दिखता है, कमेंट सेक्शन में बताना। और कौन सा ट्रांसपेरेंट, कौन से कॉलॉइड्स ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, इनके एग्जांपल बताने बस। ट्रांसल्यूसेंट का तो मैंने एग्जांपल बता दिया है ना, कि सिरप हो गई तो सिरप तो ट्रांसल्यूसेंट भी होती है। कौन सा कॉलॉइड ट्रांसपेरेंट दिखता है ये भी कमेंट में बताना है, ये और ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत स्टेबल होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते। कॉलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तभी वो सेटल डाउन होंगे, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो लाइट होते हैं ऊपर रह जाते हैं, तो ये हैवी होते हैं कॉलॉइड्स, तो ये नीचे आ जाते हैं। और सस्पेंशन को अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो भैया पानी और मिट्टी का घोल है, अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो मिट्टी तो नीचे जम ही जाएगी। शुगर पानी, अगर तुम शक्कर पानी बोल रही हो, अगर तुम शक्कर पानी के घोल को रख दोगे कुछ टाइम के लिए तो भी तुम्हें वो आधे घंटे बाद भी सॉल्यूशन वैसा ही दिखेगा। तो इसके पार्टिकल्स बहुत स्टेबल होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते। फिर ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल्स जो अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं कि सी वाटर हो गया, एलॉयज हो गए, अल्कोहल इन वाटर, वाटर में अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब पिक्चर में तो देखते होगे कि वो शराब में आइस मिक्स कर रहे हैं, आइस मेल्ट होगी तो पानी बनेगा, ऑब्वियसली मिक्स हो जाता है, और साइड में लिखा भी रहता है कि शराब पीना मना है, लेकिन पिक्चर में दिखा भी देते हैं, ठीक है। फिर कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स के एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कफ सिरप, कफ सिरप मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कैसी दिखती है, ट्रांसल्यूसेंट, ओके। क्लाउड्स हो गए, एक्सेट्रा। फिर सस्पेंशन, क्लाउड्स भी तो ट्रांसल्यूसेंट ही दिखते हैं। नेक्स्ट, सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन मतलब सैंड और वाटर का मिक्सचर हो गया, है ना, चॉक पाउडर और वाटर का मिक्सचर हो गया, जिसमें चॉक पाउडर हो गया, सैंड हो गया, सब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर लास्ट टॉपिक अपना आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, उसके लिए अपने को फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। केमिकल चेंज क्या होता है, उसके लिए अपने को केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो पहले अपन पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व, जिन प्रॉपर्टी को अपन बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं।
जैसे किसी का अपीयरेंस हो गया, अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आती है भाई, कलर क्या हो गया, स्किन टोन क्या हो गया, ये सारी चीजें आती है कि नहीं, स्किन टोन इज अ कलर एक्चुअली, ठीक है। तो कलर हो गया, हार्डनेस, टच हो गया, टच करने से अपने को उसकी हार्डनेस पता चल जाएगी, रिजिडिटी पता चल जाएगी, फ्लूइडिटी हो गया, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। मतलब जिन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए ना अपने को कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी पड़ रही है, उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको पता करने के लिए अपने को केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, है ना, जैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स हो गए, तो वो आता है अपना केमिकल चेंज में। द चेंजेस विच अकर विदाउट अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ऐसे चेंजेस जिसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया, कंबाइन किया, मिक्स नहीं किया, कंबाइन किया, तो बन गया वाटर। तो एक बात बताओ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दोनों बहुत कंबस्टिबल होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन वाटर क्या होता है, ये कंबस्टिबल नहीं होता, ये तो आग बुझाने का काम करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में इन दोनों के फर्क आ रहा है कि नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर भी, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर अलग है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अलग है, जो तुम 11th में पढ़ोगे, है ना, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। लेकिन वाटर का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग बनता है। तो यहाँ केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन में यही चीजें आती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें। तो ऐसे चेंजेस जिसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको अपन बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे अगर वाटर से आइस बन रही है तो कुछ चेंज आ रहा है क्या, वाटर में भी भैया H2O मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, आइस में भी भैया H2O मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर वाटर से वेपर बन रहा है तो वाटर में भी H2O मॉलिक्यूल्स है, वेपर या जो स्टीम बन रही है उसमें भी H2O मॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस ऐसे चेंज जिसको ऑब्जर्व करने के लिए केमिकल रिएक्शन होनी जरूरी होती है। इसका एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे मैंने लिया एप्पल को कुछ टाइम के लिए बीच में से काट के ऐसे छोड़ दिया, कुछ टाइम बाद लौट के आओगे तो वो लाल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एप्पल को ऑक्सीडेशन हो गया, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था वो उस एप्पल से रिएक्ट कर गया, इसलिए एप्पल लाल लाल कलर का हो गया अंदर से, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको पता लगाने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे वाटर और कुकिंग ऑयल है, ये दोनों है तो लिक्विड, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट्स भी तो आती हैं, तो इन दोनों की स्टेट तो सेम है, लेकिन इन दोनों के इन्फ्लेमेबिलिटी में फर्क है ना। इनफ्लेमेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो वाटर है वो आग बुझाने का काम कर रहा है, वहीं जो कुकिंग ऑयल है, अगर आग में तुम वो डाल दोगे, आग लगी मान लो, पानी डाल दोगे तो आग बुझ जाएगी, लेकिन उसमें तुम ऑयल डाल दोगे तो आग और भड़क जाएगी, ठीक है, और आग लग जाएगी। आया समझ में? तो इनकी इन्फ्लेमेबिलिटी में फर्क है। तो अब जब भी कोई मिक्सचर देखो तो सोचना बंद करो कि सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है या कोलॉइड है, क्योंकि साइंस तो हर ग्लास में छुपी है। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करना। और डीपली पढ़ना चाहते हो सो अभी डाउनलोड करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। दिस इज इट, बाय बाय।